देखिए दोस्तों, संख्या पद्धति शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में समझिए, जो संख्या को लिखने की पद्धति है यानी व्यवस्थित ढंग है, उसको ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में पहले हम समझते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या पद्धति में हमने संख्याओं को जो है मूल 12 भागों में विभाजित किया है। आज हम एक एक करके इन 12 को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे कि संख्या पद्धति में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। जिन 1 2 3 4 5 यानी जो नेचुरल प्रकृति से हमें संख्या मिली है, जो अंक मिले हैं, उनको प्राकृतिक संख्या बोलती है। जैसे कोई भी चीज़ हमें गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, कोई भी आपके सामने वस्तु हो, कोई भी किसी को भी अगर आप गिनने के लिए प्रयोग जिन संख्याओं को प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हमारे पास ये 5 कोई वस्तु है तो इनको मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5, और ये अनंत तक आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक होती हैं। इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट अगले नेचुरल संख्या आप समझ गए हैं, नेचुरल नंबर जो होते हैं इनको आप समझ गए हैं। अब दूसरे प्रकार के पास चलते हैं कि दूसरा प्रकार हमारा संख्याओं का कौन सा होता है संख्या पद्धति में। तो अगला होता है पूर्ण संख्या। देखिए मैंने आपको अभी समझाया कि 1 2 3 4 5 और अनंत तक ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी जो नेचुरल नंबर है, किसी भी संख्या को अगर हम काउंट करते हैं तो ये यूज होती है, तो नेचुरल संख्या होती है। लेकिन अगर इसमें हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, अगर इसमें शून्य को भी ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये सब जो मिलकर बनती है वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे मैं अभी यहाँ पर लिखा हूँ 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, और उसके बाद जीरो को भी ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे बन जाती है पूर्ण संख्या। यानी कोई भी नेचुरल नंबर जब जीरो के साथ मिल जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। बड़े इजीली तरीके से आपको समझना है, और अगर आपको संख्या पद्धति में कुछ भी नहीं आता तो भी हम सीखने वाले हैं। देखिए पूर्णांक की बात करते हैं। हमने समझा पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 5 और इस तरीके से अनंत तक जाती है। लेकिन जब हम इसमें ये हमारी जीरो होती है, जीरो से जो पॉजिटिव की तरफ बढ़ती है, 0 1 2 3 4 5 एंड ये अनंत तक जाती है। अगर हम इसको निगेटिव की तरफ बढ़ाते हैं, ऋणात्मक की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये हमारे सब मिलके हो जाते हैं पूर्णांक। यानी हम बात करें तो हमारे पास पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरी तरफ होते हैं धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारे जो ऋणात्मक होते हैं वो सब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और इधर मैं लिख देता हूँ जो प्लस वाले होते हैं वो सब होते हैं धनात्मक पूर्णांक। आपको इतनी बात समझ में आई? ठीक है। जीरो, आप जीरो की बात करते हैं, क्या जीरो भी पूर्णांक है? दोस्तों जीरो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जीरो एक ना तो निगेटिव है और ना पॉजिटिव है, यानी न्यूट्रल है। तो हम जीरो को पूर्णांक में काउंट नहीं करते हैं। हमारे पास दो ही प्रकार के पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। दोस्तों आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बहुत ईजिली हम समझ रहे हैं। 12 प्रकार की जो संख्या है उसके बारे में अब 3 हम समझ चुके हैं। अगली बार जो प्रकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए चौथा प्रकार है हमारे पास सम संख्या का। सम संख्या मतलब आपके सामने जो संख्या लिखी है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं 2 4 6 8 10, यानी ये संख्या ऐसी हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। आपने जो नेचुरल नंबर देखे या कोई भी संख्या देखी होगी तो आप जानते हो कि जो 2 से पूर्णतः कट रही है तो वह सम संख्या है। जैसे मैं 3 अंकों की संख्या लूँ 564, ये एक सम संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः कट जाती है। 228 यह भी पूर्ण से सम संख्या है जो 2 से पूर्णतः कट जाती है। अब हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। दोस्तों ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः ना कटे, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। इसके बारे में आप नेचुरली भी जानते होंगे क्योंकि आप डेली लाइफ में इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो सम और विषम संख्या कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको आसान तरीके से समझ सकते हैं, जो 2 से पूर्णतः न घटे। यानी मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे 1 3 5 7, या कोई बड़ी संख्या आप लिखना चाहें तो कुछ भी आगे लिख सकते हैं जो 2 से पूर्णतः नहीं कट रही। जैसे 331 हुआ, 439 हुआ, ये संख्या ऐसी है जो 2 से पूर्णतः नहीं कट रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यानी 6 नंबर की तरफ, जो होती है भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित रहती है। मतलब आप समझिए कि सभी संख्या जो होती है, कोई भी संख्या होती है वो एक से और स्वयं से विभाजित होती है। नो डाउट ये आपको पता होगा कि एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या अगर किसी और से भी डिवाइड हो रही है, किसी और से भी विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब वो संख्या एक भाज्य संख्या है। जैसे मैं 8 की बात करता हूँ, 8 8 से भी कट जाता है और 8 1 से भी कट जाता है। ये दो तो ऐसी है कि स्वयं से और एक से तो कोई भी संख्या कट सकती है। लेकिन हम यहाँ जानते हैं कि 8
इन दोनों के अलावा यानी खुद के और एक से एक के अलावा भी किसी से घटता है, ये आप बताएंगे किससे घटता है। देखिए आप देखेंगे कि ये 8 जो है 2 और 4 से कट जाता है, इसका मतलब ये है कि यह एक और स्वयं के अलावा भी किसी से कट रहा है। तो आप डेफिनेटली इसको जान सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या है, यानी जो डिवाइड संख्या हो सकती है उसको हम बोलते हैं कि एक भाज्य संख्या है। दोस्तों इसमें छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये छोटे छोटे 3 पॉइंट हैं, इनको भी आप ध्यान नोट कर लीजिएगा। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, यानी हम और अब हम थोड़ी सी बात एक के बारे में भी कर लेते हैं। देखिए एक के बारे में, एक के इतना आप जानते होंगे, एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। हमारे पास भाज्य और अभाज्य 2 प्रकार की संख्या होती है, एक इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, एक न भाज्य और न ही अभाज्य। अब हमने बात की थी कि 4 सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, मतलब सबसे छोटी डिवाइड होने वाली संख्या जो है वो 4 होती। अगली बात करें तो 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी है, यानी 4 से पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं आती जो सम हो और भाज्य हो। 4 ही ऐसी संख्या है जो सबसे पहले सम भी है और भाज्य भी है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, यानी 9 से पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं आती जो विषम हो और भाज्य भी हो। उससे पहले कोई भी आप संख्या देख लीजिए, जो विषम की बात करता हूँ 3, 5, 7, 9। 9 से पहले कोई भी संख्या नहीं करती, इसका मतलब 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अब अविभाज्य संख्या की बात करते हैं, ऐसी संख्या है जो एक और सम के अलावा किसी भी अन्य से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो जो दोस्तों मैंने इसमें पहले भी बता दिया कि कोई भी संख्या वो 1 से और सम से डिवाइड बिल्कुल होती है। जैसे मैं 7 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आ जाता है, और 7 को 1 से डिवाइड करता हूँ तो 7 आ जाता है। ठीक है, आप इसे जानते हैं ये संख्या कोई भी होती है कि एक और सम के अलावा सभी संख्या घट जाती हैं। तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो एक और सम के अलावा किसी से भी ना घटे, यानी कोई ऐसी संख्या बनी ही नहीं है जो उसको काट सके। यानी एक और, जैसे मैंने बोला एक और सम के अलावा, यानी जैसे यहाँ मैं 7 को एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, तो एक को या तो 1 से काट सकते हैं, 7 को या तो 1 से काट सकते हैं या 7 से काट सकते हैं, और कोई संख्या नहीं है। ये टॉपिक है एक ना तो भाज्य और नहीं अभाज्य, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ इस बारे में। और नंबर 2 बात है 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। देखिए 2 सबसे छोटी सम अभाज्य, यानी कि वो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी इससे पहले कोई संख्या देखिए अभाज्य है नहीं, और सम सबसे पहले जो संख्या होती है वो 2 ही होती है। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यानी सबसे जो पहली विषम और अभाज्य संख्या पड़ती है वो 3 पड़ती है। इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं और एक नॉलेज के लिए अपने पास रख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में इस तरह का सवाल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सह अभाज्य संख्या, जिन संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, अर्थात जिन संख्याओं का सिर्फ 1 हो, यानी ऐसी 2 संख्या है। देखिए सबसे पहले तो आप एक बात दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि जो सहभाज्य संख्या होती है कम से कम 2 होती हैं, और ऐसी संख्या है जिनका HCF 1 हो, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 2 और 9, या आगे में लिखो 7 और 8, ये सब सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका HCF 1 है। कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके, यानी एक अकेला ही ऐसा अंक है जो इन दोनों को काट सकता है। अब एक 3 पॉइंट है, इनकी संख्या कम से कम 2 होती है, मैं बता चुका हूँ। दूसरा, ये जरूरी नहीं कि सह अभाज्य संख्या हमेशा सभी अभाज्य हों। आपने इसमें देखा कि 2 और मैं यहाँ पे 9 लिखा है, 9 भाज्य संख्या है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई जरूरी नहीं कि अभाज्य हो, उनमें से एक भाज्य भी हो सकती है। ठीक है, इसमें से 2 अभाज्य है और 9 भाज्य है। अब ये कहते हैं सहयुग्म अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 होता है, इनको भी सीख लीजिए सहयुग्म अभाज्य किसे बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नोट डाउन करके बता देता हूँ कि सहयुग्म अभाज्य किसे कहते हैं। इसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे जिनका अंतर 2 होता है, जैसे वो कंटिन्यूसली एक संख्या आती है, जैसे 3 और 5 हम बात कर सकते हैं, 5 और 7 बात कर सकते हैं, 7 और 9, 9 और 11, इनका HCF 1 है लेकिन इनका अंतर 2 है, तो इसका मतलब इस सहयुग्म अभाज्य संख्या है। ओके, अब हम बात कर दोस्तों, अब 9 नंबर पर आते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। फिर भी हम बात करते हैं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, जैसे 22/7 और 7/8, या फिर मैं लिख सकता हूँ कोई अगली संख्या जैसे √4 एंड √9। ये सब परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि हम इनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बारे में मैंने गहनता से चर्चा की है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। आप ये टॉपिक इनको आप समझ लीजिए, जहाँ दोनों संख्या वास्तविक होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए,
आप तीसरा नंबर समझिए, दशमलव के बाद रिपीट होने वाली, यानी वे संख्या है जो दशमलव के बाद खुद को रिपीट करती हैं, यानी दशमलव के बाद रिपीटेशन आता है तो इसका मतलब है कि वो भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। दशमलव के बाद सीमित होने वाली, जिनको दशमलव के बाद जो खुद को रिपीट करती हैं उनको हम बार लगाकर उनको सीमित कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं बार लगाकर, तो वो संख्या सब परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि उनको हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं 1 को 3 से भाग करता हूँ, 1 को 3 से भाग करता हूँ तो इसका मतलब है कि आपके सामने जो आंसर आने वाला है 0.3333 करके आने वाला है। आप उसको 0.3 बार भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 के ऊपर बार लगा के भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0.3 बार को हम बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब परिमेय संख्याएं होती हैं। आप परिमेय संख्याओं को और डिटेल जानना चाहते हैं तो बिल्कुल उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या दशमलव के बाद रिपीट होने वाली कोई भी संख्या जैसे रिपीट होने वाली, जैसे पाई का मान। आप देखिए पाई का मान मैंने 22/7 वहाँ लिखा था, वो परिमेय संख्या थी, और यहाँ पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का कोई एग्जैक्ट मान नहीं है। उसको हम लिखना चालू करते हैं तो वो एक अनंत तक जाता है, यानी उसको हम बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते। 22/7 पाई का जो एग्जैक्ट मान नहीं है। तो ये संख्या मैंने लिखी है जो अपरिमेय संख्या के रूप में आप जान सकते हैं, √5/2, 2/√7 एंड √5 -5/2। ये सब जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, यानी जैसे मैं लिखता हूँ 3.145, 2, 6, 7, ये सब अंत तक अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। या दशमलव के बाद ये जो है खुद को रिपीट नहीं करती हैं, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या की पहचान होती है कि दशमलव के बाद खुद को रिपीट नहीं करती हैं। एक फ्लो में, मतलब एक कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है, ऐसे चलती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। देखिए 11 नंबर पर वास्तविक सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक होते हैं। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रियल नंबर बोलते हैं। इनको रियल नंबर बोलते हैं और ये वास्तविक संख्या होती हैं। जैसे सभी वास्तविक संख्या को हम बोलते हैं, जैसे कोई भी संख्या हमारे पास जितनी भी परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी सब हैं, ये सब वास्तविक संख्याएँ हैं। ठीक है, और इसके बदले 12 नंबर पर जब हम बात करेंगे वह है काल्पनिक संख्या, यानी कि जिन संख्याओं की कल्पना मात्र कर सकते हैं। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है और इनका उपयोग यांत्रिकी विज्ञान या गति विज्ञान में आदि में किया जाता है। जैसे आप कोई भी संख्या जैसे माइनस में ले जाते हैं रूट को, तो सभी काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है, जैसे इसका हम I को √(-1) बोलते हैं, और इसको I² = -1 भी जो इसका मान होता है इमेजिनरी संख्या को बोलते हैं। √-3, √-5, ये सब हमारी काल्पनिक संख्या हैं। दोस्तों, संख्या पद्धति के चैप्टर 1 यहाँ पे जो एंड हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कोई कमी या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं।